नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। न्यूक्लियर पावर सबमरीन, ये फ्रेज बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट की वजह से। इस पैक्ट के अंदर यूके और यूएसए ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन प्रोवाइड करेंगे। अब ये न्यूज तो आप हर जगह सुन रहे हो, मैंने भी करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया है। सवाल उठता है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन क्या होती है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। लोगों को ये लगता है कि एक ऐसी सबमरीन जिसमें न्यूक्लियर वेपन लगे हुए हैं उसको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बोला जाता है। ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत है। न्यूक्लियर वेपन तो आप एक कन्वेंशनल सबमरीन में भी लगा सकते हो। एक कन्वेंशनल सबमरीन जो कि डीजल पे चलती है, इसमें भी आप न्यूक्लियर वेपन्स लगा सकते हो। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स वो सबमरीन्स होती हैं जिनका जो कोर रिएक्टर होता है ना, उस रिएक्टर के अंदर जो एनर्जी आ रही है ना, वो न्यूक्लियर फ्यूल को जला के आ रही है। और जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती हैं, वहां पे जो एनर्जी आ रही होती है वो डीजल जला के आ रही होती है। अगर हम लोग सबमरीन के टाइप्स की बात करें तो आपको बहुत प्रकार की सबमरीन्स देखने को मिलेंगी। आपको बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन देखने को मिलेगी, आपको क्रूज मिसाइल सबमरीन देखने को मिलेगी, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन देखने को मिलेगी, नॉन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन देखने को मिलेगी, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स देखने को मिलेगी। तो बहुत अलग अलग प्रकार की सबमरीन्स होती हैं। ठीक है, आप दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन समझिए। एक ऐसी सबमरीन जो कि न्यूक्लियर पावर है, मतलब ओवरऑल उसके रिएक्टर में जो एनर्जी आ रही है वो न्यूक्लियर फ्यूल के जलने से आ रही है। और दूसरी सबमरीन कौन सी होगी? जो कि कन्वेंशनल फ्यूल के जलने से आ रही है, मतलब डीजल पेट्रोल जला के आप एनर्जी पैदा कर रहे हो। अब देखते हैं दुनिया में ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स है। यूएसए के पास 68 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स है, जिसमें 14 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है और 48 अदर न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स है। ये फर्क नहीं समझ में आ रहा? अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। रशिया के पास टोटल 29 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स है, जिसमें 11 बैलिस्टिक मिसाइल वाली है, बाकी दूसरी वाली है। ये बाकी दूसरी वाली क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। चाइना में 12 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स है, यूके में 11, फ्रांस के पास 8, इंडिया के पास एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। समझिए, एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। अगर आपने आईएनएस चक्र की बात सुनी हो तो आईएनएस चक्र को हमने रशिया से लीज कर रखा है। हालांकि वो लीज खत्म हो गई थी, तो अभी कुछ महीनों पहले ही शायद वो रशिया वापस चला गया। हमने लीज के लिए आईएनएस चक्र 3 भी मांगा है, जो शायद 2025 तक हमको मिल जाएगा, 10 सालों के लिए। बहरहाल अभी के लिए इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स कौन कौन सी हैं? तो केवल एक है, आईएनएस अरिहंत, जिसको हमने इंडिजीनियसली डेवलप किया है। आप यहां देखिए, इंडिया के पास अभी जो कमीशन हो गई है, मतलब इन सर्विस सबमरीन है न्यूक्लियर पावर्ड, वो है आईएनएस अरिहंत। इसके सामने देखिए क्या 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 लिखा हुआ है, SSBN-80। और एक अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर पावर जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है इंडिया की, वो है INS अरीघाट, जिसको आप बोलते हो SSBN-81। कभी कभी आपके दिमाग में आएगा कि हम लोग अपनी INS अरिहंत क्लास सबमरीन को SSBN क्यों बोलते हैं। तो इसमें जो SS है वो सबमर्सिबल शिप को डिनोट करता है, जो B है वो बैलिस्टिक को डिनोट करता है, और जो N है वो न्यूक्लियर को डिनोट करता है। तो एक ऐसा सबमर्सिबल शिप जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को अपने पास रखे हुए है और न्यूक्लियरली पावर्ड है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से चल रहा है। अब यहां पे मेन क्लासिफिकेशन आता है कि भाई ये जो आपकी सबमरीन्स का क्लासिफिकेशन, अगर आप मिसाइल टाइप के हिसाब से देखो तो आपको बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मिल जाएगी, क्रूज मिसाइल सबमरीन मिल जाएगी। अब आपके दिमाग एक होती है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। ये जो आईएनएस चक्र थी ना रशिया वाली, जिसको हमने लीज पे ले रखा था, ये आपकी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन थी। इसी आईएनएस चक्र सबमरीन के लिए कुछ दिन पहले ये न्यूज निकल के आई थी कि इस पर्टिकुलर सबमरीन की लीज खत्म हो गई है और ये रशिया वापस जा रही थी। ठीक है, इंडिया ऑलरेडी एडवांस में एक एग्रीमेंट रशिया के साथ साइन कर चुका है $3 बिलियन का 2019 में, जिसमें आईएनएस चक्र 3 फिर से रशिया के द्वारा हमको लीज की जाएगी 2025 में, और इस बार लीज 10 साल की होगी। तो हम खुद की भी सबमरीन्स बना रहे हैं और हम लीज पे भी ले रहे हैं सबमरीन्स। ये जो आईएनएस चक्र सबमरीन थी, जो कि अभी तक इंडिया के पास थी, अभी रशिया के पास वापस गई है, ओवरऑल उसकी लीज खत्म हो गई है, ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन थी। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स है, और एक होती है आपकी जो न्यूक्लियर पावर्ड है, सॉरी न्यूक्लियर पावर्ड है, और एक होती है क्रूज मिसाइल सबमरीन। अब आप बोलोगे कि ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का क्या फर्क है, तो इसको भी समझाता हूं। एक ऐसी सबमरीन जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई है उसको आप बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बोलोगे। एक ऐसी सबमरीन जिसमें क्रूज मिसाइल लगी हुई उसको आप क्रूज मिसाइल सबमरीन बोलोगे। अब आपको यह बात पता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे जा सकते हैं, क्रूज मिसाइल्स में भी न्यूक्लियर वॉरहेड रखे जा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन का मतलब यह है कि उस सबमरीन को चलाने की जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर फ्यूल से आ रही है। ठीक है, जो कन्वेंशनल सबमरीन भी है, जो डीजल से चल रही हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, उसमें भी जो आप मिसाइल्स रखोगे वो बैलिस्टिक रख सकते हो, क्रूज रख सकते हो, और उसमें न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं। तो कोई भी फ्यूल हो किसी भी एक पर्टिकुलर सबमरीन में,
आप न्यूक्लियर वॉरहेड्स रख सकते हो। न्यूक्लियर पावर मतलब कि वो सबमरीन न्यूक्लियर एनर्जी पे चल रही है। सवाल ये उठता है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है? ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए मानी जाती है, अगर आप कन्वेंशनल सबमरीन की बात करोगे तो अगर डीजल जलाना है तो डीजल को जलाने के लिए हवा चाहिए। आपको पता है कि किसी भी चीज को जलाने के लिए हवा चाहिए होती है, ठीक है ना। बर्निंग का प्रोसेस, फायर का प्रोसेस बिना हवा के, बिना एयर के नहीं हो सकता है। और इस एयर को लेने के लिए जो डीजल पावर्ड सबमरीन होती है ना, उसको बार बार पानी की सतह पे आना पड़ता है। तो कुछ घंटों के लिए ही ये जो डीजल पावर्ड सबमरीन होती है वो पानी की सतह के अंदर रहती है। समय समय पे इसको पानी की सतह पे आना पड़ता है हवा को लेने के लिए, ताकि अंदर डीजल को जलने के लिए हवा ले सके। एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की अगर आप बात करोगे तो उसको ऊपर आने की जरूरत नहीं है। एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन 25 साल तक लगातार पानी के अंदर रह सकती है। जी हाँ, आज की डेट में जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है ना, उनको सरफेस पे आने की जरूरत ही नहीं है, वो 25 साल तक पानी के अंदर रह सकती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो ओवरऑल सरफेस पे आती हैं अपने फूड स्टॉक्स को रिफर्बिश करने के लिए। तो भाई जितने भी लोग उस सबमरीन के अंदर, उनको समय समय पे खाने पीने की जरूरत है ओवरऑल, ठीक है ना, थोड़ा रिक्यूपरेट करने की जरूरत है, तो उसके लिए वो सबमरीन सरफेस पे आती है, डॉक होती है। लेकिन अब इसको हवा का इंटेक करने के लिए इस न्यूक्लियर पावर सबमरीन को सरफेस पे आने की जरूरत नहीं है। अब पहले क्या होता था कि जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती थी ना, इनको समय समय पे सरफेस पे आना पड़ता था, तो सरफेस में आने के चलते ये दुश्मन के सामने वल्नरेबल हो जाती थी। लेकिन न्यूक्लियर पावर सबमरीन को सरफेस पे आने की जरूरत ही नहीं है, तो पानी के अंदर ही चलती रहेगी, तो दुश्मन कभी पकड़ ही नहीं पाएगा कि यहाँ पे कोई सबमरीन भी चल रही है। और जो इंडिया में इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाई गई है ना, वो हमारे एटीवी प्रोजेक्ट के अंदर बनाई गई है। एटीवी प्रोजेक्ट क्या है? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट। इसको बहुत शुरू कर दिया गया था लगभग 1984 के लगभग, और तब से लेके इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेके इंडिया के अंदर काम चल रहा है। न्यूक्लियर सबमरीन्स में आज तक इंसिडेंट्स भी बहुत हुए हैं। सोवियत यूनियन की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है उसमें बहुत डेडली इंसिडेंट्स हुए हैं, बट यूएस वाली जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है उसमें ज्यादा हमें इवेंट्स या फिर ज्यादा मिशैप्स देखने को नहीं मिले हैं। आज की डेट में जो भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है सब बहुत रिलायबल है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, अगर कुछ मिशैप हो गया, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो न्यूक्लियर फ्यूल की रेडिएशन लीक हो सकते हैं। जो लोग उस सबमरीन के अंदर हैं वो तो मरेंगे ही मरेंगे। आसपास जिस ओशन में, जिस जगह पे वो सबमरीन में एक्सीडेंट होगा, वहां पे भी रेडिएशन फैल सकती है। आपको पता ही है कि न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर जो रेडिएशंस होती हैं वो कितनी खतरनाक होती हैं। बाकी एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आईएनएस अरिहंत, आपको पता है कि ये हमारी इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। और आईएनएस अरिघाट, अगर आईएनएस अरिघाट की अगर आप बात करो तो इसको कमीशन कर दिया जाएगा लगभग 2022 तक। 2021 का एंड लिखा है बट लग तो नहीं रहा, तो 2022 तक इसको कमीशन कर दिया जाएगा। तो ये सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हो जाएगी। ओके, अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में एक फर्क बचाना बाकी था, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है कि अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच के फर्क की बात करो तो क्रूज मिसाइल की जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी होती है वो बहुत एफिशिएंट होती है। जब क्रूज मिसाइल उड़ रही होती है ना, तो आप क्रूज मिसाइल के पाथ को गाइड कर सकते हो, लिटरली उसके पाथ को मॉनिटर कर सकते हो। और एक कार के गैरेज के साइज के ऑब्जेक्ट को भी आप कह सकते हो बिल्कुल प्रिसीशन के साथ मार्क कर सकती है। कौन? आपकी क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी कुछ अलग होती है। वैसे बैलिस्टिक मिसाइल अलग अलग प्रकार की होती है, 1000 किलोमीटर से कम, 1000 से 3000, 3000 से 5500, 5500 से ज्यादा। तो ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, जो कि खासा कर न्यूज में रहती हैं, जैसे अग्नि 5 का टेस्ट अभी न्यूज में, इनकी क्या खास बात होती है? एक तो इसमें MIRV टेक्नोलॉजी होती है जो कि इन मिसाइल्स को छोटे छोटे वॉर हेड्स में तोड़ देती है। तो जैसे कि बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल उड़ी तो MRRY टेक्नोलॉजी के चलते बीच बीच में हो सकता है कुछ वेपन्स इसमें से गिरने लगे, ऐसे वो उड़ेगी। एक समय ऐसा आएगा, मैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बात कर रहा हूं, कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगी, ऊपर पहुंचेगी, ऊपर उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा। जब उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा ना, तो अब वो ग्रेविटी के इंपैक्ट से नीचे गिरेगी, और जब वो ग्रेविटी के इंपैक्ट से नीचे गिरेगी उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी ना कि ओवरऑल वो अपने इंटेंडेड टारगेट को हिट करेगी जाके। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स में एक प्रॉब्लम होती है, एक बार अगर टारगेट लॉक हो गया ना तो फिर आप टारगेट चेंज नहीं कर सकते। क्रूज मिसाइल्स की खास बात होती है आप टारगेट चेंज कर सकते हो। क्रूज मिसाइल्स की एक और खास बात होती है कि सरफेस के थोड़ा पास उड़ती हैं, इसलिए कभी कभी ये रडार की पकड़ में नहीं आती, हालांकि आजकल बहुत एडवांस रडार बन गए। बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर के बाहर ही चली जाती हैं। एक और बहुत बड़ी एफिशिएंसी है बैलिस्टिक मिसाइल की कि 25 से 30 मिनट में अपना गेम कर जाएगी और जल्दी रडार के उसमें भी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ऊपर जाती हैं, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल के पाथ में चलती हैं। और क्रूज मिसाइल के पाथ को प्रिसीशन से मैनेज किया जा सकता है। क्रूज मिसाइल का पाथ डिपेंड करेगा ओवरऑल इसके कंट्रोलर पे।
ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, सीधे उड़ेगी, ये सब डिसाइड करता है कंट्रोलर ऑफ द क्रूज मिसाइल। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल का सीधा कंसेप्ट क्या है, प्रोजेक्टाइल की तरह ऊपर जाएगा। MIRV टेक्नोलॉजी के चलते अलग हो के मिसाइल में से जो वेपन वॉरहेड्स हैं वो जगह जगह पे गिरते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाएगी बैलिस्टिक मिसाइल, इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा और फिर ये ग्रेविटी से नीचे गिरेगी और जो टारगेट लॉक हो गया है वही नीचे गिरेगी। प्लस जब नीचे गिर रही होगी तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग वॉरहेड्स निकल रहे होंगे। एक तो ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल की टाइप है जिसमें से 24 अलग अलग वॉरहेड्स बाहर निकल सकते हैं। तो ओवरऑल ये बैलिस्टिक मिसाइल्स काफी डेडली हो जाती हैं। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपके कुछ व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ओवरऑल अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही तो प्लीज ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।